नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी BTER द्वारा ली जाने वाली तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होना है या जिनको अगले वर्ष परीक्षा की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट है CE 301 यानी कि टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। चैप्टर 9 जो है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं अभी केवल MCQ जो होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 आंसर दिए होते हैं, उसको समझाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल में चैप्टर जो ये 9 है, रिटर्निंग वॉल, काफ़ी बड़ा है, बहुत थ्योरी इसके अंदर आती है, लेकिन अभी अब केवल उन बातों को डिस्कस करेंगे जिसके आधार पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो ये बात है कि शॉर्ट में कुछ तो बताना पड़ेगा कि रिटर्निंग वॉल होती क्या है। देखिए, बांध जो होता है, बांध, डैम, इन जनरल वे अपन कहते हैं बांध की जब बात करते हैं तो वो पानी को रोकता है, अपने एक तरफ पानी को रोकता है और बाद में ज़रूरत के हिसाब से उसको जहाँ भेजना होता है वहाँ भेजता है। ये बांध की बात आ गई। रिटर्निंग वॉल जो होती है वो बांध में जहाँ पानी को रोकने का काम करता है, वही रिटर्निंग वॉल जो होती है अपने एक तरफ या कुछ हद तक दोनों तरफ सॉइल को डिफरेंट हाइट पे रोकने का काम करती है। रिटर्निंग वॉल वहाँ पे लगाई जाती है, वहाँ बनाई जाती है जहाँ सॉइल का बहुत बड़ा मास हो और उसको एक जगह रोकना हो, उसको ठहराना हो, उसको सपोर्ट करना हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पानी को रोका जाता है बांध के द्वारा, वैसे ही मिट्टी को ढहने से बचाया जाता है रिटर्निंग वॉल के द्वारा। रिटर्निंग वॉल को कहते हैं हिंदी में प्रतिधारक दीवार या पुष्टा दीवार। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है इसको। फंक्शन इसका टू मेंटेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ सॉइल इन इट्स आइदर साइड, यानी प्रतिधारक दीवार अपने दोनों तरफ मृदा अथवा जमीन की सतहों को विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थिर बनाए रखती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। तटबंध जो निर्माण करते हैं उसके अंदर होता है पंख दीवार, विंग वॉल जो होती हैं। तहखाने बनाते हैं ना, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग में तहखाने बनते हैं, तो उसके लिए मिट्टी को रोकना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको ये रिटर्निंग वॉल बनानी पड़ेगी। ब्रिज बनाने बड़े बड़े, उसके अंदर भी इसका उपयोग होगा। अब ये कितने प्रकार की होती है, तो देखिए रिटर्निंग वॉल जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल एक ही मान लीजिए आप, वो है टी शेप। टी कैसा? उल्टा टी, या एल शेप, जैसे हम कहते हैं कैंटिलीवर टाइप रिटर्निंग वॉल। दूसरी होती है काउंटर फोर्ट टाइप रिटर्निंग वॉल। तीसरी है ग्रेविटी टाइप। चौथी है बटरेस टाइप। और पांचवी जो क्रिप टाइप। इसमें ज़्यादातर ये जो आपके काम आएगी ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो आएगी कैंटिलीवर टाइप रिटर्निंग वॉल। नाम क्यों दिया इसको कैंटिलीवर? जैसे कैंटिलीवर में एक एंड फिक्स होता है, वैसे ही इसके अंदर भी एक एंड फिक्स होता है। अभी मैं अगले पेजेस पे बताऊंगा इसका फिगर बना के कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमें अभी डीप में जाना ही नहीं है। तो ये हो गया। ये देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन आया था एक बार 2016 इसमें। अब तक केवल 2 पेपर में एक ही क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में से, इसलिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और मैं बता दूँ आपको, थ्योरी के अंदर भी इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी डिटेल पता करनी हो कि किस चैप्टर से कितने हैं, तो मैंने इसका आपको वीडियो भेजा हुआ है, उससे आप देखेंगे पता पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं। तो देखिएगा, ये पेपर आया था 2016 का स्पेशल, और 2016 का स्पेशल में क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका ये रहा। ये देखिएगा, टी आकृति की बहुधरण पुष्टा दीवार के अवयवों का विक्षेपित स्वरूप होगा। द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टी शेप कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल विल बी एज। ये आपको 4 शेप दे रखी हैं। ऐसे मुड़ेगी बीम, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, या सॉरी वो रिटर्निंग वॉल कैसे मुड़ेगी। ये जो डॉटेड पोर्शन है ना, डॉटेड इस प्रकार का, ये शो करता है कि मुड़ने के बाद ये कैसे हो जाएगी। और जो फर्म लाइन है जो कि उल्टा टी है, वो मुड़ने के पहले कैसी थी। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के पहले मुझे आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा इसके बारे में होता क्या है ये। देखिएगा, ये आपके कैंटिलीवर टाइप रिटर्निंग वॉल है, जिसका ये सिरा एक फिक्स होता है, ऊपर का सिरा इसका फ्री होता है। इधर देखिए सॉइल लगी हुई है, ये सॉइल है। इधर भी कुछ लेवल तक सॉइल हो सकती है, लेकिन मेनली सॉइल जो होती है इस साइड में होती है। इसमें देखिएगा, ये एक वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको,
जो स्टील का वेब है, इसको कहते हैं स्टेम स्लैब, STEM स्टेम स्लैब। ये जो अब दिख रहा है फ्लैंज स्टील का, इसका ये जो पोर्शन है जिधर सॉइल या तो नहीं है या कम है, उसको कहते हैं टो स्लैब। और ये जो पोर्शन है जिधर सॉइल भरी पड़ी है, उसे कहते हैं हील स्लैब। ध्यान दीजिएगा, जिधर सॉइल होती है उधर हील, और जिधर नहीं होती है या कम होती है उसको टो कहते हैं। ये सब बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आप दे पाएंगे। और ये होती है स्टेम, वर्टिकल होती है। पूछ सकते हैं कि जो वर्टिकल स्लैब होती है उसका नाम क्या होता है, कि स्टेम। जिधर सॉइल भरी होती है उस तरफ की जो, उसको क्या बोलते हैं कि हील। बाकी भाग क्या कहलाता है इसका, टो। इस तरह से अब इसकी बेंडिंग कैसे होती है देखिएगा। जब इधर से सॉइल का प्रेशर पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, ये जो पोर्स है ना ऐसे मुड़ जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए मैंने बताया यहाँ पे, देखो ये ऐसे मुड़ जाएगा। ये मैंने बताया कि मुड़ने के बाद इसकी क्या प्रवृत्ति इधर मुड़ने की होगी। यहाँ जो होता है ना ये हील स्लैब, इस पर प्रेशर आता है ऊपर से, नीचे से आता है। एक्चुअली सॉइल का प्रेशर भी होता है, जिसे हम कहते हैं कि जब हम ऊपर से कोई दाब लगाते हैं तो नीचे से सॉइल का भी प्रेशर पड़ता है, रिएक्टिव प्रेशर। अल्टीमेटली ये चीज़ क्या होगी, यूँ मुड़ेगी इस तरह से। जैसे ये फिक्स एंड हो गया, कैंटिलीवर का ये फ्री एंड हो गया, तो ये तीन इसमें होता है कैंटिलीवर एक्शन। ये भी कैंटिलीवर यहाँ फिक्स, ये भी कैंटिलीवर यहाँ फिक्स, ये भी कैंटिलीवर यहाँ फिक्स। तो ये क्या होगा, ऐसे मुड़ेगी। देखिए मैंने बताइए आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ मैंने अलग से एक बनाया रेखा चित्र इसका। ये स्टेम तो इस प्रकार से मुड़ती है और ये वाली इस प्रकार से। और ये जो टो स्लैब है ये इस तरह से, यूँ इस तरह से। अब आप जानते हैं किसी भी कैंटिलीवर के अंदर बेंडिंग मोमेंट पड़ा होगा सोम के अंदर। जैसे ये कैंटिलीवर है, अगर मैं ऊपर से लोड लगाऊं इसके ऊपर, तो ये इस तरह से मुड़ेगी, ऐसे ऐसे मुड़ेगी। तो ये जो ऊपर है ना जहाँ तनाव होता है, नीचे जो होता है संपीड़न होता है। तो जिस साइड में टेंशन होता है उधर इसको तनाव में जो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है टेंशन के अंदर। आपको पता है कंक्रीट जो होती है वो टेंशन में बड़ी कमज़ोर होती है, हम RCC में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, जिधर टेंशन आता है। नीचे कंप्रेशन में नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये ऐसे मुड़ती है ना स्टेम, तो यहाँ इस साइड में इसका लगता है। देखो मैंने एक लाइन दिखाई, ये रीइंफोर्समेंट की लाइन है इस प्रकार की। अच्छा ये ऐसे मुड़ेगी, ये जो आपकी हील स्लैब है यूँ मुड़ेगी, तो इसमें ऊपर टेंशन आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक लाइन दिखाई है। और टो स्लैब यूँ मुड़ेगी तो नीचे टेंशन आएगा। तो ये इसका विक्षेपित स्वरूप है, ध्यान दीजिएगा। ये स्टेम ऐसे, आपका हील ऐसे और टो ऐसे। तो ये जो आंसर होगा वो सही होगा। तो देखिएगा इसके अंदर ये आंसर कौन सा है, देखिएगा ये तो सही है, ये सही, पर ये गलत हो गया तो ये आंसर नहीं होगा। बी में देखो, बी में ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तो इसका बी ही सही है। सी तो खैर बिल्कुल गलत है, इसमें सी में दोनों नीचे आगे गलत हो गया, और ये भी गलत। इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी। तो मैं लिख दिया इसका आंसर बी करेक्ट। ये फिर आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है ये। इसके बाद आती है मेनली ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वाल। देखिए ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वाल में रिटर्निंग वाल का जो भार होता है ना, वो रेस्टोरिंग फैक्टर होता है, वो इफेक्टिव होता है। पूछ सकते हैं कि भाई किस रिटर्निंग वाल के अंदर उसका भार महत्वपूर्ण होता है, जो कि बचाव का कार्य करता है, जिसके कारण उसकी सुरक्षा होती है। तो आप कहेंगे ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वाल। ये एक है काउंटर फोर्स टाइप। काउंटर फोर्स टाइप रिटर्निंग वाल जो होती है वो कैंटिलीवर टाइप रिटर्निंग वाल का ही एक रूप है, विस्तृत रूप है। इसमें क्या करते हैं, ये जो स्टेम स्लैब है और जो ये हील स्लैब है, इनको जोड़ती हुई एक होती है दीवार, उसको कहते हैं काउंटर फोर्स। ऐसी दीवार मैंने आपको साइड व्यू में एक ही नज़र आ रही है, लेकिन ऐसी कुछ स्पेसिंग पर काफ़ी होती है, इसके अंदर लगातार होती है कुछ स्पेसिंग पर, है ना। तो ये इसको और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो ये जो स्टेम की जो बेंडिंग होती है इस तरह से, इस प्रकार की, उसको रोकती है और सेफ्टी प्रदान करती है। तो ये आपके बताया मैंने। अब
एक होती है इसके अंदर कि बटरेस टाइप होती है। बटरेस टाइप जो होती है वो काउंटरफोर्ट टाइप का ही एक परिवर्तित रूप है, परंतु कम प्रचलित है। ये थ्योरी की बातें हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अब जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हालांकि नहीं आया, पर इस बार आ सकता है। देखिए, प्रतिधारक दीवारों की स्थायित्वता, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कितने प्रकार की स्टेबिलिटी की जांच होती है। ऑप्शन आएंगे 4, 1, 2, 3, 4। आप लिखेंगे 4, यानी कि 4 जिसमें आएगा वो आंसर सही होगा कि प्रतिधारक दीवारों की स्थायित्वता की जांच जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। आपको आंसर आना चाहिए 4 प्रकार की होती है। पहला, नो टेंशन इन बेस, यानी उसका जो आधार है उसमें कहीं पर भी तनाव प्रतिबल नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ये जो रिटर्निंग वाल है वो पलटनी नहीं चाहिए, ओवरटर्न नहीं होनी चाहिए। उलटने से बचाने के प्रति जो है हमें सेफ्टी चाहिए। दूसरी, तीसरी, अगेंस्ट स्लाइडिंग, यानी कि सरकने के प्रति ये जो फोर्स है सॉइल का इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा उस दीवार को सरका दे, तो इसके प्रति भी हमको जांच करनी होगी। और चौथा है अगेंस्ट क्रशिंग ऑफ बेस, वो जो उसका बेस है जिस पदार्थ का बना है, कंक्रीट का जिसके साथ बना है, मैसनरी का, वो क्रश नहीं हो जाए, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस इतनी नहीं बढ़ जाएगी, वो क्रश ही हो जाए। तो ये करके हमको 4 प्रकार से इसको जांच करके देखना पड़ेगा कि सुरक्षित है या नहीं। तो प्रश्न कैसे बनेगा, कितने प्रकार की स्टेबिलिटी की जांच होती है। आप कहेंगे 4 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1, आधार में तनाव के प्रति। नंबर 2, उलटने से बचाने के प्रति। नंबर 3, सरकने से बचाने के प्रति। और नंबर 4, आधार पर ये जो अगेंस्ट क्रशिंग ऑफ द बेस, यानी आधार में चिनाई की अवभंजन को रोकने के प्रति। इसमें जो मुख्य बात है वो आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या होती है। पहली है नो टेंशन। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको लिखा यहाँ पे कि अगर रिटर्निंग वाल की बेस में तनाव प्रतिबल नहीं होना है तो जो परिणामी भार होता है, या कह सकते हैं परिणामी बल कहना चाहिए, भार नहीं कहना चाहिए, परिणामी जो बल होता है कैसे निकालते हैं, जो वज़न कार्य करता है वर्टिकली डाउनवर्ड वो, और एक जो सॉइल का प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टल, इसका जो होता है परिणामी यानी कि रिजल्टेंट इन दो का। जैसे मान लीजिए ये तो कोई फोर्स है वर्टिकल और ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल, नेचुरली इसका कोई रिजल्टेंट होगा ना, परिणामी फोर्स होगा ये आर। ये जो आर है ये जो सॉइल पे आपने बना रखी है रिटर्निंग वाल सॉइल के लिए, उसका जो मध्य तिहाई है, जैसे ये देखिए इस प्रकार से 3 भाग है ना, पहला भाग, दूसरा भाग, तो जो मिडिल थर्ड है अगर इस मिडिल थर्ड को क्रॉस कर जाएगा, जिसे कहते हैं मध्य तिहाई, तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा, अन्यथा नहीं। जब तक परिणामी बल की क्रिया रेखा आधार के मिडिल थर्ड से गुजरती है कोई तनाव प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा, और अगर वो मिडिल थर्ड को क्रॉस करती है तो टेंशन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि भाई आधार में तनाव उत्पन्न ना हो, इसके लिए तो 4 ऑप्शन होंगे। जिस ऑप्शन लिखा हो कि परिणामी बल की रेखा या परिणामी बल की क्रिया रेखा मध्य तिहाई से गुजरे सुरक्षा के लिए, तो वो आंसर सही होगा। अगला, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। देखिए क्या होता है कि जैसे ये कोई वाल है मान लीजिए, और ये जो फोर्स है ये वाला P, ये तो इसको उल्टाता है, वो तो इसको ओवरटर्न करता है, और जो ये वेट इसका होता है ये इसको रेस्टोर करता है, यानी ये उलटने से बचाता है और वो उसको उल्टाने की कोशिश करता है। ये होता है ओवरटर्निंग मोमेंट, ये होता है रेस्टोरिंग मोमेंट। जब ओवरटर्निंग मोमेंट जो होता है उससे ज़्यादा रेस्टोरिंग मोमेंट हो, यानी जो मोमेंट इस रिटर्निंग वाल को उलटने से रोकेगा वो जब ज़्यादा है उस मोमेंट से जो इसको उल्टाने की कोशिश करेगा, तब हम कहेंगे कि ये सुरक्षित है। और इसके लिए सिंपल सा नियम है कि जो परिणामी बल है W और P का, वो बल आधार से, वो जो परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है वो इस
रिटर्निंग वाल के बेस से गुजरनी चाहिए। अगर वो बेस के बाहर निकल गई तो फिर ये स्टेबल नहीं होगी। वैसे एक बात समझ लीजिएगा, अगर तनाव प्रतिबल के प्रति सुरक्षित है तो वो उलटने के प्रति भी सुरक्षित होगी, क्योंकि जब तनाव प्रतिबल में वो मध्य तिहाई से गुजरती है तनाव नहीं होने के लिए, तो जब मध्य तिहाई से गुजरी इसका मतलब बेस से गुजरी। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ये जो मैंने बताया भी आपको, यानी कि रेस्टोरिंग मोमेंट जो होता है वो ओवरटर्निंग मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। अब आता है अगेंस्ट स्लाइडिंग। क्या होता है कि ये जो पी लगता है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स सॉइल का, वो रिटर्निंग वाल को बेस के अबाउट सरकाने की कोशिश करता है, और जो फ्रिक्शन होता है बेस और जो नीचे सॉइल होती है वाल के नीचे, वो उसको रोकने का कोशिश करती है। तो उससे उसका जो होता है घर्षण गुणांक म्यू, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। एनीवेज उसको कहते हैं घर्षण बल या कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होता है सॉइल का उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये मेंशन्ड है, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये आपकी मैंने लिखा है यहाँ पे, कम से कम 1.5 होनी चाहिए, 1.5 या उससे ज़्यादा। यानी स्लाइडिंग में ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। अगर स्लाइडिंग में सुरक्षा गुणांक 1.5 या ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये सुरक्षित है, अन्यथा नहीं। ये 1.5 कहाँ से आया? ये जो घर्षण बल है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके अंदर ये जो क्षैतिज बल है सॉइल का उसका भाग लगाया, तो वो जो अनुपात आएगा वो 1.5 या 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 1.5 होना ज़रूरी है। ठीक है। और अंतिम जो इसका चौथा है अगेंस्ट क्रशिंग ऑफ बेस। देखिए ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होती है इसमें डायरेक्ट भी होती है स्ट्रेस, बेंडिंग भी होती है। और डायरेक्ट स्ट्रेस अगर P0 है, बेंडिंग स्ट्रेस PB है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है वो P0 प्लस PB हो जाएगी, प्रत्यक्ष प्रतिबल प्लस बंकन प्रतिबल, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, ये मिलकर हो जाएगी कंबाइंड स्ट्रेस, इसे कहते हैं संयुक्त प्रतिबल। तो ये जो प्रतिबल है वो मैक्सिमम बनता है P0 प्लस PB। इस मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो जो आपके जो अनुमत प्रतिबल दे रखा है सॉइल का, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर उसको क्रॉस कर जाएगी तो वो जो सॉइल है या जो भी नीचे मेसनरी का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो पूरा क्रश हो जाएगा। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो दे रखी है आपको उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो लिखा मैंने कि आधार पर ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस उत्पन्न हुई है पी मैक्स, अब पूछ सकते हैं भाई पी मैक्स क्या होती है, तो आप कहेंगे P0 प्लस PB, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस मिलाकर होती है मैक्सिमम स्ट्रेस। ये अनुमत प्रतिबल यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए अगर सुरक्षित रखना है तो बस इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा बनते नहीं हैं। कभी मौका पड़ेगा आपको डिटेल में बहुत सी बातें बताएंगे, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े थ्योरी के अंदर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बनते नहीं हैं। जो एक क्वेश्चन बना वो मैंने करा दिया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।